Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes. Today in economics part A macroeconomics of class 12, I'm going to discuss chapter number 6 banking. So here is the chapter. Points of the chapter. क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है? व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक क्या है? मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, द सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा आरबीआई इन इंडिया। तो इन 4 पॉइंट को हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक क्या होता है? A commercial bank is that financial institution which accepts deposit from the public and give loans for the purpose of consumption and or investment. कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स को देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यानी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके वो दूसरे लोगों को लोन दे देते हैं उस पैसे से, या एक तरह से पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, एक तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग एक्ट, banking company is one which transact the business of banking, which means the accepting of deposit of money from public, repayable on demand and otherwise, and with withdrawal by check, draft, order or otherwise. यानी according to Indian Company Act, banking company is one which transact the business of banking, यानी बैंकिंग के बिजनेस को जो चलाते हैं। बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या है? बिजनेस ऑफ बैंकिंग है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, यानी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवाना। रिपेबल ऑन डिमांड, यानी जब पब्लिक वापस से मांगे, डिमांड करे तो उनका पैसा उनको वापस देना। और अदरवाइज एंड विद द विड्रॉल, या तो वो विड्रॉल करें बाय चेक या ड्राफ्ट या ऑर्डर अदरवाइज। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमें पढ़ना है? इंपॉर्टेंट पढ़ना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इफ डज नॉट परफॉर्म टू प्राइमरी फंक्शन। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंकिंग नहीं कहेंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे अगर उसमें ये दोनों चीजें नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट नहीं करते हैं तो, यानी ये होना जरूरी है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तब कहा जाएगा जब वो एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट हो, मेकिंग एडवांसेस और ऑफरिंग ऑफरिंग लोन। यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर डिपॉजिट कराता है पैसा और लोन प्रोवाइड करता है तभी वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर वो डिपॉजिट नहीं कराता है और लोन्स नहीं देता है, ऑफर करता है, तो वो फाइनेंस ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो रहेगा लेकिन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा। दस वी कैन सी हियर एलआईसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट नॉट अ बैंक। एलआईसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन वो बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑफर नहीं करता, लोन ऑफर करता बट डज नॉट एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। वो चेकेबल डिपॉजिट लोगों से एक्सेप्ट नहीं करता। पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें, सेज आर नॉट बैंक्स इवन दो दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बट दे डू नॉट ऑफर लोन। यानी एलआईसी लोन तो देता है लेकिन वो चेकेबल डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट तो करता है पैसा लेकिन वो लोन्स ऑफर नहीं करता। तो इसीलिए एलआईसी और पोस्ट ऑफिस दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हैं लेकिन ये दोनों ही बैंक्स नहीं है। बैंक्स वो होता है जो दो डिमांड पूरी करे, एक तो डिपॉजिट करवाए पैसे को, दूसरा लोन ऑफर करे। उम्मीद है समझ में आया होगा। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं। ये हैंड रिटेन है थोड़ा कंटेंट, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाना था इसलिए बनाया इसको ऐसे। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक दो तरह के होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी में भी दो तरह के होते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट जो होता है वो तीन तरह से होता है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट। एडवांसिंग लोन की बात करें तो कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन।
फिक्स डिपॉजिट की बात करें, ये वो पैसे होते हैं जिसको एक बार डिपॉजिट किए तो उसका जब टर्नओवर कंप्लीट हो गया, टेनर कंप्लीट हो गया, यानी 5 साल के लिए या 10 साल के जितने साल के लिए जमा किए, उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन आपके यहाँ अगर इमरजेंसी है, आप विड्रॉ करवाते हैं, तो उसका कुछ चार्ज आपको लगेगा, यानी कुछ पैसा डिडक्ट होकर माइनस होकर आपको मिलेगा। सेविंग डिपॉजिट होता है जहां पैसा जमा करते हैं और हमें, फिक्स डिपॉजिट में जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, सेविंग डिपॉजिट जो होता है उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, और ये होता है कि आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वहां पे, यानी लिमिट्स होते हैं कि कितने, एक महीने में आप कितना बार विड्रॉ निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये जो होते हैं केवल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पैसा, इसमें कितनी भी बार डिपॉजिट या निकाला जा सकता है। लोन्स की बात करें तो एक होता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट होता है जो किसी एसेट के बदले तुरंत मिल जाता है। एक डिमांड लोन होता है जिसको कभी भी बंद कराया जा सकता है। एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो शॉर्ट समय के लिए होता है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक समझ में आ गया होगा। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट वो 3 तरह का, एडवांसिंग द लोन वो भी 3 तरह का। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन 4 तरह के होते हैं। एक होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एक होता है एजेंसी फंक्शन, और एक होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है अगर मेरे अकाउंट में ओवरड्राफ्ट, यानी ओवर हम लिमिट से ज्यादा ले सकते हैं, जैसे मेरे अकाउंट में 10,000 है, तो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड या ऑफर्स देते हैं जिसके थ्रू हम एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, यानी एज अ लोन, यानी उधार ले सकते हैं बैंक से, तो हमारा माइनस में चला जाएगा अकाउंट। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड करती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है तो आप बैंक्स में जाके डिस्काउंट करवाते हैं और वो जो पैसे लेके आते हैं उसको, ये भी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक का होता है। एजेंसी फंक्शन की बात करें तो एजेंसी फंक्शन जो है उसमें ढेर सारे फंक्शन आ जाएंगे, जो कि इधर लिखा है मैंने यहाँ इस तरफ। पहला तो होता है ट्रांसफर ऑफ फंड, यानी एजेंसी फंक्शन में ट्रांसफर ऑफ फंड की अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत सारा पैसा ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफरिंग का काम करता है। दूसरा कलेक्शन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन एंड पेमेंट्स कराता है। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास टाटा स्काई है या कोई सब्सक्रिप्शन है जिसका आप डेट आप उसमें ऑलरेडी पहले से फिक्स करके रखते हैं, ऑटो पे सिलेक्ट करके रखते हैं अकाउंट को, तो ऑटोमेटिकली आप उस महीने की उस डेट पे आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, यानी ये ऑटो पेमेंट कर देता है। कलेक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड या कुछ ऐसा इंटरेस्ट या कुछ मिल रहा है, ऑटोमेटिकली वो कलेक्ट भी कर लेता है। तो जो कमर्शियल बैंक है हमारा कलेक्शन एंड पेमेंट का भी काम करते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में कुछ सामान खरीदते या बेचते हैं उसका परचेज एंड सेल भी हमारा ये करता है। नेक्स्ट हम आते हैं परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, भी कमर्शियल बैंक का है, एजेंसी फंक्शन में आ जाता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, कमर्शियल बैंक इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी भी देता है, यानी आपको कैसे कितना टैक्स कैसे करना है वो सारा बताता है, प्लस हमें वो टैक्स भी बना के देता है कितना हमें पे करना है सब कुछ। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी भी है एग्जीक्यूटर भी है, यानी ये हमारा पैसा, हम जैसे मान लीजिए इसमें पैसा रखते हैं बैंक्स में, तो हमारे लिए ट्रस्टी का काम करता है। एग्जीक्यूटर यानी हमारा उस पैसे को संभाल के भी रखते हैं। लेटर ऑफ रेफरेंस, यानी बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो होते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस भी माना जा सकता है। तो ये सारे जो 7 फंक्शन है वो सेकेंडरी के एजेंसी फंक्शन के 7 पॉइंट्स हैं जो कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है। और फोर्थ जो फंक्शन ऑफ सेकेंडरी फंक्शन है, फोर्थ सेकेंडरी का फोर्थ फंक्शन जनरल यूटिलिटी फंक्शन, उसमें क्या आता है, एक आता है लॉकर फैसिलिटी, यानी कमर्शियल बैंक्स लॉकर फैसिलिटी देते हैं। लॉकर आप सबको पता है जिसमें बैंक्स में हम इंपॉर्टेंट चीजों को रख सकते हैं। ट्रेवलर्स चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये भी एक फंक्शन है। ट्रेवलर्स चेक मतलब अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, अगर वो अपने आप का इंश्योरेंस करवा लेता है मतलब उसके थ्रू, तो ट्रेवलर्स चेक आता है। आगे फ्यूचर में अगर कुछ इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो उसके लिए पेमेंट यहीं से होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे यहाँ पे है, वो भी कमर्शियल बैंक का ही फंक्शन है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी हमारा सेकेंडरी फंक्शन है जो कि जनरल यूटिलिटी के अंडर में आता है। तो प्राइमरी के 2 फंक्शंस हैं, सेकेंडरी के 4 फंक्शन है।
प्राइमरी के दो, पहले में से तीन, दूसरे में भी तीन, और सेकेंडरी के थर्ड वाले में सात, और फोर्थ वाले में फोर फंक्शंस है। तो ये है डिटेल फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। Money creation by commercial bank. Commercial bank contribute to money supply by creating credit. They do not do it by advancing loan many times more than their cash reserve. यानी वो लोन उतना मतलब देते हैं जितना उनके पास कैश रिजर्व होता है, उससे भी बहुत ज्यादा। They do it on the basis of historical experience that the deposit holder never turn up en masse to withdraw their deposit. यानी वो ये सोच के चलते हैं कि उस पैसे से उसका पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे वो अपना। दैट द लाइबिलिटी टुवर्ड द डिपॉजिट होल्डर कैन बी मैनेज्ड बाय कीपिंग ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इन कैश रिजर्व। यानी उस डिपॉजिटर का कुछ अमाउंट बैंक अपने पास रख के चलते हैं लाइबिलिटी के। उसके बाद हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में। CRR means cash reserve ratio. It is determined. CRR, LRR भी कहते हैं। CRR cash reserve ratio, LRR means liquidity reserve ratio। इसके बारे में बात करेंगे, या लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। CRR और LRR, या CRR कहते हैं या तो LRR कहते हैं। CRR मींस कैश रिजर्व रेशियो, LRR मींस लीगल रिजर्व रेशियो। ये वो रेशियो होता है जो RBI कॉमर्शियल बैंक्स को कहती है कितना परसेंटेज कैश मेंटेन करके चलना है। CRR मींस कैश रिजर्व रेशियो। इट इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कॉमर्शियल बैंक देमसेल्व्स बट बाय द RBI। यानी इसको डिसाइड कॉमर्शियल बैंक्स नहीं करते, इसको RBI डिसाइड करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड LRR, मैंने यहाँ लिखा है लीगल रिजर्व रेशियो। कैश मल्टीप्लायर इज फाउंड इन द टर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कैश रिजर्व अगर हम लोग को पता करना होगा, कैश या क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालने के लिए 1/CRR या LRR करना होगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे कि क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, और क्रेडिट क्रिएशन के लिए CRR जितना 1/CRR जितना भी निकलेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर जितना भी निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल फंड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट, अगर बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट में है, और अगर 12.5% उसके पास CRR है या LRR है, तो उसका पहले हम निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो 1/125 आएगा, 125। जब उसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से 1/125 हो जाएगा। उसको डिवाइड करने पे आएगा 8। उस 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल डिपॉजिट के साथ। इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1,000, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1,000, तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना निकल के आएगा, 8,000 करोड़। यानी वो 8 गुना बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा CRR या LRR। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विथ RBI। CRR इज फिक्स्ड बाय RBI। CRR या LRR कितना होगा उसको RBI ही फिक्स करती है। सो हियर यू कैन सी क्रेडिट मल्टीप्लायर को निकालने के लिए K इज इक्वल टू 1/CRR या LRR निकाला गया था। जब वो निकल आएगा तो हम यहाँ पे यहाँ K निकालेंगे जब 1/CRR या LRR से, तो उसको मल्टीप्लाई कर, क्रेडिट मल्टीप्लायर के लिए K मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट अगर 1,000 रुपया है, बैंक 1,000 करोड़ रुपया है बैंक के साथ, तो यहाँ पे K मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि 12.5 अगर CRR है, मतलब LRR है, और उसको यहाँ पे रखेंगे चेंज कन्वर्ट करके, यहाँ 1/125 कर करके, तो आएगा 8। उस 8 को यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1,000 करेंगे, तो आएगा 8,000 करोड़ रुपीज, जो कि हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो विद द RBI।
इन इंडिया CRR इज फिक्स्ड बाय RBI। तो ये हमारा था ये वाला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। एपेक्स bank means supreme bank that controls the entire banking system of a country. Reserve Bank of India is the central bank of India. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है। आरबीआई वॉज स्टेब्लिश्ड इन April 1st 1935। आरबीआई को स्टेब्लिश 1935, 1 अप्रैल 1935 को स्टेब्लिश किया गया था। ये लर्न करने वाला है। अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया था, वो भी एक साल बाद। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1934 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अब फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करें, तो पहला तो है इशूइंग फंक्शन, इशूइंग ऑफ नोट्स। दूसरा है बैंकर टू द बैंक, यानी बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। और यहाँ सेकंड वाला पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। पहला जो फंक्शन है फिर से बता रहे हैं, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, यानी नोट बनाने का बैंक। सेकंड, नोट प्रिंट वही होते हैं। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल आरबीआई करती है, यानी सेंट्रल बैंक करती है। बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक, एंड सुपरवाइजरी रोल, यानी सारे बैंकों को सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना का काम भी आरबीआई करती है, यानी सेंट्रल बैंक। लैंडर ऑफ द लास्ट, यहां बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं अगर कॉमर्शियल बैंक किसी पेमेंट करने में अगर या उसको मनी अरेंज करने में दिक्कत होती है, तो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी लास्टली कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास ही आता है, उससे लोन लेता है और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उसको फुलफिल करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करता है। दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका पूरी मॉनिटरिंग का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन की अगर बात करें, तो अगर बैंक्स के बीच में चेक का क्लियरेंस अगर होता है, अगर एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक को चेक देना होता है, और मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक 10,000 करोड़ का चेक, 1,000 करोड़ का चेक इलाहाबाद बैंक को दे रहा है, और इलाहाबाद बैंक को 1,500 करोड़ का चेक अगर देना होता है पंजाब नेशनल बैंक को, तो वो चेक जाते हैं आरबीआई में, और वहां से वो चेक्स क्लियर होते हैं। क्लियरिंग ऑफ फंक्शन भी आरबीआई का होता है, यानी सेंट्रल बैंक का होता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्री में कितना क्रेडिट है उसको कैसे कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, ये भी काम आरबीआई करते हैं, यानी सेंट्रल बैंक। तो ये सारे 7 फंक्शंस हैं आरबीआई के। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस, मीनिंग की बात करें, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज एपेक्स बैंक, द बैंक of all the banks of the country. All commercial bank function under the control of central bank. Commercial bank is the financial institution which accept the deposit from the general public, offer loan to the people for purpose of consumption and investment. तो इसका काम बस इतना होता है, इसका काम होता है बैंकर टू द बैंक्स। सेंट्रल बैंक का रोल होता है रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, कमर्शियल बैंक का होता है तो कंट्रीब्यूट द सप्लाई ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स होता है ऑफ द कंट्री। कमर्शियल बैंक इज नॉट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। Central bank is note issuing authority. Commercial bank is not note issuing authority. Central bank focuses on growth and stability of economy. Commercial bank focuses on profit maximization. तो ये है डिफरेंस कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। Next, control of money supply or credit supply by the central bank RBI. The central bank adopt various measures to control the supply of money in the economy. Largely, these measures are related to credit supply by the commercial bank. These are दो तरह, अगर मनी सप्लाई का कंट्रोल आरबीआई करते हैं, आप सबको पता है, यानी क्रेडिट सप्लाई। लेकिन वो कैसे करते हैं, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
आरबीआई के पास एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। यानी दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई के पास होते हैं जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को, यानी कंट्री में जो मनी सप्लाई चल रहा है इकोनॉमी में, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये काम भी आरबीआई करता है। तो आरबीआई के पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो हम पहले क्वांटिटेटिव को पढ़ते हैं, बाद में हम क्वालिटेटिव पढ़ेंगे। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव की बात करें तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वालिटेटिव की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन। ये जो तीन है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, थ्री पॉलिसी रेट इशूड बाय द आरबीआई एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। लेकिन जो कैश रिजर्व रेशियो है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, सीआरआर और एसएलआर या ओपन मार्केट ऑपरेशंस, टू पॉलिसी रेशियो यूज्ड बाय आरबीआई एज एन इंस्ट्रूमेंट, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों जो है, ये रेशियोज आरबीआई के थ्रू यूज होते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑफ कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल, यानी ये आरबीआई के थ्रू यूज होते हैं। ये दोनों रेशियोज हैं और ये तीनों रेट्स हैं, यानी तीन रेट्स आरबीआई यूज करता है और दो रेशियो आरबीआई यूज करता है, और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे ये आरबीआई अदर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है जब उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स होते हैं। हाँ, जब ये जब रिक्वायरमेंट होते हैं। रेपो रेट की बात करें, लेकिन ये बैंक रेट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट भी आरबीआई देता है कॉमर्शियल बैंक्स को, और ये जो होता है ये भी एक तरह के लोन में ही देता है, लेकिन इसका जो रेट होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स के लिए होता है। यानी दोनों ही लोन टाइप के होते हैं, लेकिन बैंक रेट जो होता है वो होता है जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बदले लेता, जो लोन देता है आरबीआई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेगा। तो वो जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको बैंक रेट कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व रेपो रेट उल्टा होता है रेपो रेट का। रिजर्व रेपो रेट का मतलब है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में, यानी सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट, उनके पास जो सरप्लस फंड्स होते हैं, अगर मान लीजिए कस्टमर्स ने ज्यादा पैसा डिपॉजिट किया, उन्होंने कुछ लोन भी दिया, अगर एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस बचता है तो वो आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। जब डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देगा। जब आरबीआई इंटरेस्ट देता है तो उसको रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट भरना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो रेपो रेट होता है। रिजर्व रेपो रेट जब आरबीआई डिपॉजिट करने की वजह के लिए उनको रिजर्व इंटरेस्ट देता है। उम्मीद है ये तीनों क्लियर है। कैश रिजर्व रेशियो होता है जब बैंक्स, आरबीआई ये डिसाइड करता है और बैंक्स को क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ये होता है, तो वो आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना कैश रिजर्व रेशियो कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ बना के कैश रिजर्व रख के चलना है। लिक्विडिटी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो रिलेटेड होता है कि ये होता है कि कितना लिक्विड एसेट्स कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ, यानी यहाँ पे कैश कितना मेंटेन करके चलना है आरबीआई के साथ, और यहाँ लिक्विड एसेट्स कितने मेंटेन करने के चलने पड़ते हैं आरबीआई के साथ। लिक्विड एसेट्स मतलब सिक्योरिटी वगैरह। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो होता है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो शेयर एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज होता है, उनके बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात अगर करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में होता है कि अगर बैंक, अगर किसी कस्टमर को, बोरोवर को लोन चाहिए और लोन के लिए जो सिक्योरिटी वो सबमिट कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, सिक्योरिटी अगर उसका प्राइस लोन से कम है, लोन ज्यादा मांग रहा है, प्राइस कम है, तो उसके बीच में मार्जिन आ जाता है। यानी वो डिमांड कर रहे हैं 15 लाख, लेकिन उसके पास जो सिक्योरिटी है वो 10 ही लाख की है। मान लीजिए वो कोई डॉक्यूमेंट लाए जो 10 लाख की ही है, तो वो जो 5 लाख का जो गैप होगा उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट के लिए भी जो फुलफिलमेंट होता है वो इसके थ्रू ही होता है, सेंट्रल बैंक के थ्रू। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है, मोरल सुएशन होता है। अब हम इनको पढ़ेंगे। अगर आपसे बात पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन कौन से होते हैं आरबीआई के, तो हम दो बोलेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में होते हैं ये 6,
बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और अगर क्वालिटेटिव पूछता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन कहते हैं। अब पहले पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स of credit control which focuses on overall supply of money in the economy। पहला इसमें आता है बैंक रेट। बैंक रेट refers to the rate of interest at which RBI lends money to the कॉमर्शियल बैंक, ये जो मैंने आपको बताया। अगर बैंक रेट राइजिंग इन द बैंक रेट, अगर राइज हो रहा है तो राइज इन द मार्केट भी हो जाएगा। अगर इस बैंक रेट को आरबीआई ने बढ़ा दिया तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, डिमांड, क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम लोन लेंगे ना, क्योंकि महंगा लोन मिलेगा उस समय। फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई फॉल करेगी और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास कम खर्च पैसा होगा तो वो खर्चा कम करेंगे, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल इन बैंक रेट का आ जाए, अगर बैंक रेट को गिरा दिया जाता है, अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है, तब क्या होगा? द फॉल इन मार्केट इंटरेस्ट ऑफ रेट, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, सस्ता और लगेगा लोगों को। तो मान लीजिए अगर आप लोन लेने जा रहे हैं और अगर आपको बैंक कहता है कि लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 20% भरना पड़ेगा, तो आपको वो बहुत महंगा लगेगा। लेकिन अगर बैंक कहती है कि आपको इंटरेस्ट, तो आप लोन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप, तो ये फर्स्ट वाला हो गया राइज इन बैंक रेट। अगर आपको बैंक कहती है कि रेट फॉल हो गया है, यानी कम हो गया है, बैंक मतलब इंटरेस्ट रेट अगर सिर्फ 2% है, तो आप तो आराम से जाएंगे लोन इंटरेस्ट लेने के लिए, लोन लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट कम है। तो बैंक फॉल इन बैंक रेट, जब जब आरबीआई बैंक रेट को कम करती है तो फॉल इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट हो जाता है। फॉल इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सस्ता हो जाता है। राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, डिमांड बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेना चाहते हैं, तो डिमांड फॉर द क्रेडिट बढ़ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाती है। जब डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाती है तो राइज इन द सप्लाई ऑफ द मनी, और उससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जब डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन यानी चीजें बहुत ज्यादा सस्ते में जा रही हैं, बहुत कम रेट हो गया है, उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को फॉल करा देता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है, चीजें बहुत महंगी मिलने लगती है, महंगाई हो जाती है, तब आरबीआई जो करता है वो बैंक रेट को बढ़ा देता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और लोगों के पास जो पैसा जा रहा है उसको रोका जाए। डिफ्लेशन में सस्ता कर दिया जाता है इंटरेस्ट को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों तक पहुंचे, वो लोन लें और चीज उसको टर्नओवर कराएं, ताकि डिफ्लेशन को मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। उम्मीद है ये समझ में आया बैंक रेट के बारे में। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। Open market operations. Open market operations refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government। अब इसमें क्या होता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैंने बताया था, ओपन ये रिफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द ओपन मार्केट, यानी आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द आरबीआई अगर होता है तो सोक इन द लिक्विडिटी एंड लेट्स टू फॉल इन द कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कैश रिजर्व्स कम हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स का। फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, यानी बैंक अब क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से फॉल इन द मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, यानी बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, वो लोन नहीं दे पाएंगे लोगों को, क्योंकि उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब उनके पास क्रेडिट देने की कैपेसिटी नहीं होगी तो वो लोन कैसे देंगे? जब लोन नहीं दे पाएंगे तो फॉल इन मनी सप्लाई, यानी लोगों के हाथ में पैसा जाने से रुकेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन तब होता है जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा चला जाता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए तो आप बहुत सारी चीजें खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और अगर कोई चीज आपको महंगी, एक बॉटल आपको 400 रुपए की दें तो भी आप खरीद लेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। तो इस तरह से लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और महंगाई बढ़ जाती है, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करने के ये तरीके हर पॉइंट में हम समझा रहे हैं। पिछले वाले में जो था बैंक रेट था, बैंक रेट को कब गिराया जाता है, कब राइज कराया जाता है, वो मैंने पीछे बताया। जब इन्फ्लेशन होता है तो उसको राइज करा देते हैं, जब डिफ्लेशन होता है चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती हैं तब उसको
मतलब फॉल कराया जाता है बैंक रेट को। उसी तरह यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी आरबीआई कर देती है जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है। तो सेल करने से क्या होगा, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक का कम हो जाएगा, उनकी जो क्रेडिट देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी वो लोन नहीं दे पाएंगे। जब वो लोन नहीं दे पाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, तो फॉल इन मनी सप्लाई होगा, और जैसे ही पैसा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये आपने देखा यहाँ। लेकिन जब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज आरबीआई करती है तो रिलीज इन द लिक्विडिटी एंड लीड टू राइज इन द कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, जिसकी वजह से राइज इन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है कॉमर्शियल बैंक की, जिसकी वजह से जब कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करने लगते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से राइज इन द मनी सप्लाई हो जाती है। और जैसे ही इस मनी सप्लाई राइज हो जाती है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, यानी लोग फिर चीजें मतलब खरीदना, महंगे में खरीदना चालू कर देते हैं, और जो डिफ्लेशन आ गया था उसको कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। रेपो रेट की बात करें, द रेपो रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। राइज इन रेपो रेट करने से क्या होगा, राइज इन रेपो रेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज हो जाएगा, फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, फॉल इन मनी सप्लाई हो जाएगा बाय द कमर्शियल बैंक्स, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स में इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो भी बताया जा रहा है साथ साथ में। फॉल इन रेपो रेट करने से क्या होता है, फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपिटल का कॉस्ट कम हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा, मनी सप्लाई राइज हो जाएगा, राइज इन मनी सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो, लोग खर्च करना लगेंगे और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिजर्व रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट द डिपॉजिट, यानी मैंने बताया था आपको आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेती है, यानी जो इंटरेस्ट देती है रिजर्व बैंक को, उसको कहा जा रहा है फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व परचेज रेट भी इसको कहा जाता है। फॉल इन रिजर्व रेपो रेट से क्या होगा, लेस फंड are parked by the commercial banks within the RBI to generate interest income. More funds used as CRR funds with the RBI for the credit creation, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरह राइज अगर करेंगे तो राइज करने से रिजर्व रेपो रेट से क्या होगा, मोर फंड्स आर पार्क्ड इन द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई जनरेट इंटरेस्ट ऑन इनकम, जिसकी वजह से लेस फंड्स आर यूज्ड फॉर सीआरआर, फंड्स आर विद आरबीआई फॉर द क्रेडिट क्रिएशन, और सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये तरीके हैं इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के। आगे बढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड विद आरबीआई। राइज इन सीआरआर की अगर बात करेंगे तो अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है तो राइज इन कैश रिजर्व रेशियो फॉर गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिसकी वजह से मतलब मनी सप्लाई नहीं दे पाएगा तो आरबीआई उसको कंट्रोल कर पाएगा। और उसी तरह फॉल इन सीआरआर करेंगे तो फॉल इन कैश रिजर्व आर फॉर गिवन अमाउंट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, जिसकी वजह से राइज इन द मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक, और फिर डिफ्लेशन कंट्रोल हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। Statutory liquidity ratio, every bank is required to maintain a fixed percentage of its asset in the form of liquid assets. The liquid assets include cash, gold, unscrubbed approved securities. ये सब आ जाते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, जिसको रेशियो में जिसको बैंक को कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके चलना पड़ता है। राइज इन एसएलआर करने से क्या होगा, राइज इन द लिक्विड asset to be held by the commercial bank with the banks themselves, fall in the availability of funds for CRR deposit with the RBI, जिसकी वजह से fall in money supply with the commercial banks, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और फॉल इन एसएलआर कब किया जाता है, डिफ्लेशन के लिए, जब डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होगा। फॉल इन एसएलआर करेंगे तो फॉल इन लिक्विड एसेट टू बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड देमसेल्व्स, राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स for CRR deposit with the RBI, money rise in money supply
ऑफ कमर्शियल बैंक और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये थे हमारे पॉइंट्स क्वांटिटेटिव के। अब हमारे दूसरा पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर बी, जो क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट are those instruments of credit control which focuses on selected sector of इकोनॉमी, जो सिलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पे काम करते हैं। जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, यानी लोन के लिए क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू, जिसको कोलेट्रल कहते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ द लोन गारंटेड, यानी उसके बीच के गैप को कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट को राइज कराने का मतलब है डिमांड ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी। मार्जिन बढ़ गई तो डिमांड कम होगी ना, लोग कम खरीदना लोन लेना चाहेंगे, जिसके फॉल इन सप्लाई बाय द क्रेडिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फॉल इन मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट को फॉल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, मनी सप्लाई राइज हो जाएगी, राइज इन, और जिसकी वजह से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट की बात करें। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है refers to fixation of credit quota for the different business activities, यानी क्रेडिट का कोटा, यानी कितना क्रेडिट हम दे सकते हैं उसका कोटा बना के रखते हैं। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड, जब सप्लाई ऑफ क्रेडिट को चेक किया जाएगा तब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का कोटा एक फिक्स करके रखते हैं कि कितना क्रेडिट हम दे सकते हैं। मोरल सुएशन, इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक बाय आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। मॉरल सुएशन का मतलब है आरबीआई जो भी कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी डायरेक्टिव्स देता है उसको फॉलो करवाना। अब यहाँ पे मॉरल सुएशन का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन के मेथड दिए हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट रेशनिंग अगर कर दिया जाए तो डिक्रीज इन द मनी सप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल, और क्रेडिट क्रिएशन को हटा दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा क्रेडिट रेशनिंग को, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज, और जिसकी वजह से डिफ्लेशन को कंट्रोल, यानी अगर महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो क्रेडिट रेशनिंग आ जाता है। और जब महंगाई मतलब बहुत सस्ता, मतलब डिफ्लेशन चल रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्रेडिट रेशनिंग को हटा दिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा आपको। तो ये था हमारा चैप्टर बैंकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।